चालू कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ बहादुर सिंह फ्रॉम आगरा। देखो, बात करते हैं साइंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी विज्ञान होती है ना बेटा, वो 3 भागों में बांटी गई है। आपने शायद सिलेबस देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, जहाँ तक कुछ चैप्टर आपने कवर भी कर लिए होंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर नहीं किए तो अभी कोई बात नहीं है, मैं हूँ, बिंदास रहो। तो सबसे पहले जो चैप्टर की बात करते हैं बेटा, वो हमारे कुछ जीव विज्ञान के। किसके बेटा? जीव विज्ञान, और आप इंग्लिश में कहते हैं इसको बायोलॉजी। कैसे कहते हैं बेटा? बायोलॉजी। नंबर 2 की बात करते हैं बेटा हम, वो आता है आपका रसायन विज्ञान। क्या आता है बेटा? रसायन विज्ञान। ठीक है बेटा। अगला टॉपिक आता है, ये होता है बेटा भौतिक विज्ञान। क्या होता है बेटा? भौतिक विज्ञान। ठीक है ना। शायद मुझे मालूम है कि ये लगभग इतना दे रखा है, 4 से 5 और 5 से 8 और लगभग 8 से 12-13 चैप्टर फिजिक्स के हैं। अदरवाइज जो इसके बाद जो चैप्टर बचेंगे ना बेटा, वो प्रकृति से संबंधित हैं, प्राकृतिक से संबंधित हैं। जो मेन सब्जेक्ट हमारे ये 3 हैं और इनको लेके चलेंगे। तो मैं इनमें सबसे इजी तो तीनों है, लेकिन आपको समझने लायक सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री है, और आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। और इसका चैप्टर बेटा आपको 5वां, और उस चैप्टर का नाम मैं बताना चाह रहा हूँ कि दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है। ठीक है ना बेटा, दैनिक जीवन में अपने रसायन का क्या महत्व है तो बात करेंगे। तो हम दैनिक जीवन में या फिर अपने लाइफ में, अपने जीवन में हम विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते हैं और सोते हैं, तब तक हम प्रत्येक चीज़ को जो टच करते हैं ना, वो केमिकल से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा? केमिकल से बनी होती है। सबसे पहला पॉइंट आपने देखा होगा, हम खाना ही खाते हैं, अरे सबसे पहले पानी तो पीते हैं, पानी का टच तो करते हैं। तो पानी को आपको पता है बेटा क्या होता है? H2O सूत्र होता है। ठीक है ना बेटा, सूत्र H2O होता है ना। और जब आप इसको मॉडिफाई करोगे तो H+ होता है और OH- होता है। इन सब चीज़ को आराम से लेके चलेंगे, है ना, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब हमने ये किसके बने बेटा? ये भी तो केमिकल है ना। क्या बेटा जी? केमिकल है, अर्थात रसायन है। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, और आगे चैप्टर को बढ़ाते हुए मैं आपको इस चैप्टर में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, मैं आपको उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो पहला इसमें पॉइंट आता है वो आता है अम्ल किसे कहते हैं, फिर आता है क्षार किसे कहते हैं, फिर लवण है, और इन्हीं के ऊपर ही इस चैप्टर को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है ना बेटा, आराम से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। ठीक है बेटा, 2 प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला इसका क्वेश्चन बन के आता है कि इनके गुण लिखिए बेटा। क्या लिखिए? गुण। अच्छा, एक इनकी परिभाषा आती है, दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भौतिक गुण की। भौतिक गुण क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि पहला पॉइंट इसका होता है, बहुत इजी होता है, कि अम्ल होते हैं वे स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर होगा। पहला पॉइंट है कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है ना, मैं लिखाता चलूँगा आपको। ठीक है बेटा, इस बुक्स को उठा लो बेटा, पैरों में आ रही है। ठीक है ना। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। अच्छा, नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, आपके सामने एक नया वर्ड आया है, लिटमस पत्र क्या होता है? ठीक है ना बेटा, इसको समझो। ये क्या होता है कि आपने एक पौधा देखा होगा, लाइकेन। 9th में मैंने पढ़ाया आपको, लाइकेन, शैवाल, कुछ इस टाइप का बायोलॉजी में आपको चैप्टर पढ़ाया होगा। लाइकेन तो पौधा होता है, उसकी छाल से कुछ एक कागज़ टाइप का बनाया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? लिटमस पत्र कहते हैं। या फिर आपका कार्बन कॉपी होती है जो ब्लू कलर की होती है ना, लिटमस पत्र जो, उसको ही मान सकते हैं। अगर आप उस कार्बन पर
छोटी सी या कोई आप ड्रॉप डालोगे ना नींबू की, तो वो जो जगह लाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लाल। तो आप समझ सकते हो कि नींबू क्या एक अम्ल है। अम्ल क्या, क्यों, क्योंकि स्वाद में कैसा वो खट्टा होता है, ठीक है ना बेटा। और प्रॉपर्टीज क्या है कि वो नीले को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, समझ के कैसे। लाल की बात करते हैं तो इसमें अल्लाह बेटा बाद में आ रहा है, कहाँ आ रहा है बेटा, बाद में आ रहा है। तो लाल को आपको बाद में लेके आना है। यहाँ से ये कंसेप्ट निकलता है कि अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षार में क्या होता है और अम्ल में क्या होता है। तो अम्ल में ल बाद में आ रहा है, तो आपको ल लाल है बेटा वो बाद में लेके आना है, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टीज है, ये मेन प्रॉपर्टीज है भौतिक गुण की, आप इनको महत्वपूर्ण गुणधर्म मान सकते हो। तो ये तो दो ही हैं, आगे बताएंगे। इसी के आगे बढ़ते हुए मैं कुछ क्षार के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। क्षार क्या होता है बेटा, ठीक है ना। तो क्षार को ही पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, वहाँ कैसे होते थे, खट्टे होते थे, यहाँ कैसे होते बेटा, कड़वे होते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ क्लियर कर रहे हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है कि वो कैसे थे, खट्टे, ये कैसे कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये लाल ठीक है बेटा। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, नीले को लाल कर रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है बेटा, लाल को नीला कर रहे हैं। तो ये इनका क्या थे बेटा, भौतिक गुणधर्म थे, जैसे आप इनको पहचान सकते हो। तो अम्ल और क्षार के अगर आपसे कोई पूछे कि भौतिक गुण क्या होते हैं, ये परिभाषा नहीं है, परिभाषा नहीं है, अभी मैं लिखाऊंगा आपको। ये सिर्फ क्या बेटा, इनको पहचानने का तरीका है। आगे भी पीएच स्केल आएगा, लेकिन जो मेन जो चीज़ है ना, हम स्टार्टिंग करते हैं वो यही है कि अम्ल क्षार को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं अम्ल क्षार की परिभाषा, जो पेपर में आती है, एब्सोल्युटली आएगी। कैसे आती है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक साइंटिस्ट हुए थे आर्यनियस, कौन से बेटा, आर्यनियस। विभिन्न साइंस वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्या दिए, विभिन्न प्रकार से परिभाषाएं दी कि अम्ल क्षार कैसे व्यक्त करते हैं और किस प्रकार से इनको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो आए थे वो थे आर्यनियस। आर्यनियस की अम्ल क्षार की परिभाषा, ठीक है बेटा। तो आप लिखो है ना सभी, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में H+ आयन पाया जाता है। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में OH- आयन पाया जाता है।
ठीक है बेटा, एक बार मैं फिर से बोल के बता रहा हूँ कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में H+ आयन पाया जाता है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में OH- आयन पाया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं आप? ये अम्ल क्षार की परिभाषा कहते हैं। किसके अनुसार? वैज्ञानिक आर्यनियस के अनुसार। 2 नंबर की आती है, ज़्यादा की नहीं आती। ज़्यादा फालतू आपको याद नहीं करना है, जितना हम बता रहे हैं आपको उतना ही फॉलो करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ईजी परिभाषा है। अच्छा, आपको ये चीज़ है ना, ये चीज़ बेटा कैसे डिनोट करते हैं कि जैसे मेरा जो जलीय विलयन, अर्थात यहाँ जो जल का विलयन होता है, जल क्या होता है हमें पता है, H+ होता है और OH- होता है। ठीक है ना? आप ये कह रहे होंगे कि सर आप इनको बार बार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा ये उदासीन है। क्या है ये? उदासीन है। H2O आप अभी पानी पी के आए होंगे या जाके पानी पिएंगे, तो क्या आपको अम्ल और क्षार के जो मैंने पहले भौतिक गुण लिखाए थे, क्या उनमें से कोई भौतिक गुण मिलता है क्या पानी में? नहीं मिलता ना। क्यों? क्योंकि बेटा पानी न तो खट्टा होता है और न ही कड़वा होता है। तो ये कैसा होता है बेटा? उदासीन होता है। और आगे इस पे हम बात करेंगे, एक pH पैमाना पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें बताऊंगा कि ये उदासीन कैसे होता है। ठीक है ना बेटा? यहाँ तक आप सिर्फ इसको ये समझ लो कि जलीय विलयन अर्थात जो भी चीज़ें जल में घुली होती हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? आप जलीय विलयन कहते हैं। ठीक है ना बेटा? एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, उदाहरण। ठीक है ना बेटा? अम्ल, HCl बहुत फेमस है। ठीक है बेटा? कॉमा H2SO4 बहुत फेमस है, कॉमा HNO3 और HNO2। ठीक है बेटा? अच्छा, पहला पॉइंट आपको और भी अम्ल पहचानना ना, तो हमेशा ध्यान रखना H+ आगे मिलेगा। किसी भी अम्ल आपको पहचानना है, अगर मैं इनको दोनों को सबको पानी में डालूंगा, इन दोनों की बात करता हूँ, जैसे मैं पानी में डालूंगा तो ये दोनों पानी में इस प्रकार अपघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो H+ होता है और Cl- होता है। ठीक है ना? इसको डालूंगा मैं, कॉमा लगा के, H+ होगा और प्लस SO4 क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है बेटा? -2 होगा। अब बात करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको अम्ल की परिभाषा ज्ञात करनी है तो ध्यान रखना H+ जरूर पाया जाएगा बेटा। क्या पाया जाएगा? H+, और वो भी कैसे? आगे पाएगा हमेशा। लेकिन एक अपवाद, असप्शन क्या है? असप्शन ये है कि एक और है हमारे पास से, एक उसे कहते हैं CH3COOH। क्या होता है बेटा? ये एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अगर मैं इसको खोलूंगा ना तो बेटा ये कुछ इस प्रकार खुल जाएगा, CH3 और COO। ठीक है ना? +H+ और ये होता है माइनस। इसे कहते हैं एसिटेट। क्या कहते हैं बेटा? एसिटेट। जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा कार्बन का, आपका 4th चैप्टर केमिस्ट्री का, वो कराऊंगा ना, तो यहाँ मैं इसको बताऊंगा ये किस प्रकार बनता है और कैसे हम इसको खोलते हैं। ठीक है ना बेटा? तो आप सिर्फ इसको ये समझ लो। और आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि भाई इसमें तो H बाद में आ रहा है। ये चीज़ है ना भाई, मैंने आपको बताया पहले जस्ट 2 मिनट बिफोर कि H हमेशा आगे आता है, इसमें कहाँ आ रहा है बेटा? बाद में आ रहा है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि ये अम्ल नहीं है, अम्ल है, लेकिन कौन सा है? दुर्बल अम्ल है बेटा। ये कैसा है? दुर्बल। और ये सभी कैसे? प्रबल अम्ल है। अच्छा, एक और परिभाषा बोल के बताऊँ मैं आपको कि आप दुर्बल और प्रबल कैसे कह रहे हो। हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो यौगिक है ना बेटा, ये बनाता है सहसंयोजक बंध। कौन सा बेटा? सहसंयोजक बंध बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये बंध क्या होता है? ये बंध है ना, और इनमें कौन सा है? आयनिक बंध बेटा। इनमें क्या बना हुआ है बेटा? आयनिक बंध। ठीक है ना बेटा? तो इन सब में कौन सा है? आयनिक बंध है, और इसमें कौन सा बेटा? सहसंयोजक बंध है। अब आप ये कह रहे होंगे सर आप इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमेशा की बात है बेटा, सही बात है ये, कि जब जब कार्बन के साथ कोई भी और एलिमेंट जुड़ा हो तो हमेशा कार्बन उसके साथ कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। ये 101% बात है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस चीज़ को हमेशा कि कार्बन के साथ जो कोई भी और एलिमेंट जुड़ा होगा वो कौन सा बंध बनाएगा बेटा?
सहसंयोजक बंध बनाएगा। कहाँ सोए गए? नींद आ रही है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। तो ये कैसा है? सहसंयोजक बंध है। अच्छा, और ये कौन सा बेटा? आयनिक बंध है। तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि आयनिक बंध सहसंयोजक बंध से प्रबल होता है, और ये कैसा होता है? दुर्बल होता है। तब ये दुर्बल है तो ये भी कैसा होगा? दुर्बल ही होगा। जब ये प्रबल है तो ये भी कैसे होंगे? प्रबल होंगे। तो ध्यान रखना, प्रबल में H आगे आता है। सिर्फ एक यही एक ऐसा है, इसमें भी आगे आएगा लेकिन बताऊंगा मैं कार्बन के चैप्टर में। सिर्फ आपको इसको यहाँ समझ लो, है ना, इनको ताल लो बेटा आप। सिर्फ अम्ल के एग्जाम्पल हैं ये भी। बेटा क्या कर रहे हो? आप इन जूतों को मत घिसो बार-बार। मैं आप मेरे को इतना वो मत करो, कैमरा चल रहा है, वीडियो बन रही है ना मेरी, इसलिए क्लास होती तो सब कुछ करते हो। अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना बेटा, है ना। बिल्कुल घर के से संबंध बना के चल रहे हैं टीचर और स्टूडेंट में। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो पता नहीं कैसा खड़ूस टीचर है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले पढ़ाते थे और उससे अच्छे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कम नहीं पढ़ाएंगे। पेपर में दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की डेफिनेशन आते हैं बेटा, डेफिनेशन नहीं आती है, कोई एग्जाम्पल आते हैं। अभी आए थे और हर साल आ रहे हैं। अभी एग्जाम उठा के देखना आप, पिछले वाला उसमें आए थे। मैं लिखाऊंगा सब आपको, चिंता मत करो। क्या हो गया? तब से बंद था क्या? तो फिर देखो क्षार, ठीक है ना। जो फेमस एग्जाम्पल है, पहला NaOH, दूसरा KOH, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है बेटा, क्या होता है ये? कास्टिक सोडा। इसे कहते हैं लाहौरी नमक। ठीक है बेटा, तो ये कैसे हैं? NaOH और KOH। दूसरा पॉइंट, हमेशा OH बाद में आएगा। अगर आपको क्षार पहचानना है तो हमेशा OH कहाँ आएगा बेटा? बाद में। अगर इन दोनों को मैं पानी में घोलूंगा, जलीय विलयन में डालूंगा, तो ये कुछ इस प्रकार आपको टूटे हुए या अपघटित होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, कास्टिक सोडा, लाहौरी नमक दोनों कह सकते हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन इनके जो गुणधर्म है वो दोनों को एक है। क्यों? क्योंकि क्षार है बेटा। ये क्या है? दोनों क्षार हैं। अच्छा, OH कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर आपको क्षार पहचानना होगा तो OH कहाँ आता है बेटा? बाद में आता है। अगर आपको अम्ल पहचानना होगा तो H कहाँ आता है? आगे आता है। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछो, ठीक है ना। ये और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइज, MgOH का होल ट्वाइज, ठीक है ना। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका जो व्यापारिक नाम है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। लिखाऊंगा आगे बेटा, क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हमारे अग्नाशय ग्रंथि है ना, उसके जस्ट नीचे पाया जाता है। जब कभी भी हमारे एसिडिटी बन जाती है ना, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या लेते हैं? इनो लेते हैं। क्या लेते हैं? इनो। और इनो में ये पदार्थ मिला होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में पहले से क्या मिला हुआ है? HCl अम्ल होता है। क्या होता है बेटा? HCl अम्ल होता है हमारे शरीर में।
जो पाचन में सहायक करता है बेटा। जो भी हमारा खाना खाते हैं उसमें पाचन क्रिया में क्या करता है, सहायक करता है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है। और इसको रिस्टोर करने के लिए, इसको न्यूट्रिश करने के लिए हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं या फिर और कोई एक्टिविटीज लेते हैं। तो उनमें क्या होता है, Mg और OH होता है। और अभी आप मैं पढ़ाऊंगा लवण, क्या पढ़ाऊंगा बेटा, लवण। और लवण क्या होते हैं बेटा, कि जहाँ पर अम्ल और क्षार मिल जाते हैं वहाँ पर क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। और उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वो उदासीन कर देता है और जिससे हमारी एसिडिटी सही हो जाती है। ठीक है बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछ के चलना मेरे से आप। तो आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी। वैज्ञानिक RNA के अम्ल क्षार की परिभाषा क्या है, एक बार मैं फिर से बोल के बता रहा हूँ कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में H+ आयन पाया जाता है। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में क्या पाया जाता है बेटा, OH- आयन पाया जाता है। यहाँ तक सब क्लियर है ना बेटा, आगे चलते हैं। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और साइंटिस्ट आए, ब्राउनस्टेड लॉरी। कौन से बेटा, ब्राउनस्टेड लॉरी। ब्राउनस्टेड लॉरी की अम्ल क्षार की परिभाषा, हेडिंग डाल लो, अभी लिखाएंगे इसकी परिभाषा। क्या हो गया, जो भी है लिख लो, ब्राउनस्टेड एक ही बात है वो तो। देखो जैसे मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ठीक है ना, तो मेरा कुछ सब्जेक्ट ऐसी होगी जो स्ट्रांग होगी पहले से, तभी तो मैं पढ़ा सकूँगा। अगर मेरी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, मेरा जो समझाने का तरीका है वो सही नहीं होगा, तो आप मुझे क्या कर देंगे, डिसलाइन कर देंगे, हटा देंगे। तो ऐसे ही हर चीज़ का एक अपना बेस होता है। आपके माइंड में कुछ ना कुछ बेस चल रहा होगा कि भाई हम इस बेस के कारण पढ़ रहे हैं और हमें आगे करके ये बनना है, ठीक है ना। तो ब्राउनस्टेड लॉरी ने क्या कहा था, इन्होंने जो अम्ल क्षार की परिभाषा दी थी ना बेटा, वो दी थी प्रोटॉन मान के। प्रोटॉन को उन्होंने क्या किया था बेटा, आधार माना था। और इसी प्रोटॉन के आधार को मानते हुए इन्होंने अम्ल क्षार की परिभाषा दी थी। वो कैसे, अच्छा अब आप सोच रहे हो प्रोटॉन क्या होता है। हम हाइड्रोजन को ही प्रोटॉन कहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी भी टॉपिक में। आगे टॉपिक आएगा तो हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको। अच्छा तो इनके अनुसार जो परिभाषा थी वो मैं लिख रहा हूँ कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। और क्षार प्रोटॉन ग्राही। एक और फिर सब सुनो कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। छोटी सी परिभाषा थी जो इन्होंने किसको बेस माना था, प्रोटॉन को बेस माना था। और इसको बेस मानते हुए बोला था कि भाई जो अम्ल होंगे ना वे प्रोटॉन दाता होंगे, किसी को देते होंगे तो अम्ल कहलाएंगे, और जो ग्रहण करता होगा ना H को, वो क्या होगा, क्षार होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हल्का सा उदाहरण, ठीक है ना बेटा। तो मैं आपके सामने H2O प्लस NH3, ठीक है बेटा। मैं आपको बताऊं, पहले मैं यही इसको क्लियर करना चाह रहा हूं आपको
कि मैं इसको दो भागों में बांट रहा हूँ, और पहले ही बताया था मैंने आपको कि हम इसको इस प्रकार अपघटित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। और एक मैंने जब 9th क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमेशा प्लस कहाँ जाता है, माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाता है, प्लस के पास। जब तक आप पढ़ोगे ना, इस सब्जेक्ट को लेके चलोगे, फिजिक्स लेके चलोगे, तो ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये साथ में चलेगा। क्यों? क्योंकि इनसे ही जो सब विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं बनती हैं वो बेटा इनके साथ बनती हैं। ठीक है ना। तो प्लस कहाँ जाता है, माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाता है, प्लस के पास। तो ये प्लस है। अच्छा, अमोनिया ये क्या गैस है बेटा, क्या है ये, गैस है, और जो हमेशा नेगेटिव होती है। हम इसमें अलग अलग नहीं कर सकते, ये पूरा एक यौगिक है बेटा। क्या है ये, यौगिक है। भाई मैंने इसको तोड़ दिया तो ये तो टूट गया था, लेकिन ये नहीं तोड़ सकते। क्यों तोड़ सकते बेटा, कि ये पूरा एक यौगिक है, और यौगिक को साथ लेके चलते हैं बेटा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये प्लस है, प्लस कहाँ जाएगा बेटा, माइनस के पास जाएगा। ठीक है ना, चला गया ना। तो जो बनेगा ना वो किस प्रकार बनेगा, ये बनेगा NH4। क्या बना बेटा, NH4 प्लस OH माइनस। अब ये प्लस हो गया। अब ये जो बना है ना बेटा, इसे कहते हैं अमोनियम। ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहाँ तक इसको रफ कर दूँ मैं, ठीक है ना, या फिर आप उतार लोगे? अब इसको उतार लो पहले जल्दी। ठीक है बेटा। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से प्रोटॉन कौन दे रहा था, इसने दिए ना, और ग्रहण किसने किए, इसने किए ना। तो हम कह सकते हैं कि ये तो हमारी अमोनिया है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना बेटा। ये कौन बना है, प्रोटॉन दाता। ठीक है बेटा। ग्रहण किसने किए हैं, इसने, किस पैसे, इस पैसे, ये यहाँ। तो यहाँ से यहाँ जो बनेगा वो बनेगा बेटा प्रोटॉन ग्राही। यहाँ तक क्लियर सबको। प्रोटॉन दाता, अभी आपने क्या बोला था, तो ये क्या हो गया, और ये क्या होगा बेटा। किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछो। ठीक है ना, इसको उतार लो। ठीक है बेटा। किसी को डाउट हो तो पूछ मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, बिल्कुल इजी में चलेंगे। एक एक परिभाषा याद होगी आपको, यही याद होगी। ठीक है ना। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और वैज्ञानिक आए, लुईस आए थे। कौन आए थे बेटा, लुईस। अम्ल क्षार की परिभाषा इन तीन में से एक 101% आती है, एक आएगी तीनों में से, कोई भी आ सकती है, और वो तुम्हारे बाकी के ऊपर है कौन सी आएगी, है ना बेटा। लुईस
कि अम्ल क्षार की परिभाषा। सुनो, तो जिस प्रकार ब्राउनस्टन लॉरी ने किसको आधार माना था बेटा? प्रोटॉन को आधार माना था, ठीक है ना। अच्छा, आर्यनियस ने तो स्पष्ट बता ही दिया था कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ पाया जाता है अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में OH- पाया जाता है क्षार कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? लेकिन इन्होंने भी कुछ आधार माना था। इन्होंने जो आधार माना था वो माना था इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या माना था बेटा? इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये क्या था? आपके सामने नया वर्ड आया है। अच्छा, वे पदार्थ जब जिनका या फिर वे परमाणु जिनका अष्टक अपूर्ण हो या फिर जिनके अष्टक में इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं। दोबारा समझो, अष्टक क्या होता है? मैंने आपको 9th में कुछ कराया था, इलेक्ट्रॉन विन्यास कराया था ना। और इलेक्ट्रॉन विन्यास से मैंने बताया था बाह्यतम कोष, बताया था ना कि बाह्यतम कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं? आप संयोजकता कहते हैं, ठीक है ना बेटा? बताया था ना मैंने। तो उसी को आधार मानते हुए मैं बात कर रहा हूं कि जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? और 2 की क्या होती है? कमी होती है, और तभी तो उसकी जो बैलेंसी -2 होती है, बताया था मैंने। तो इसके अच्छा, हम इनको इस प्रकार डोनेट करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को, तो इनको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म बेटा, युग्म मतलब जोड़ा। तो एक जोड़ा ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है ना बेटा? तो इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसको इन्होंने आधार माना था, और आधार मानते हुए अम्ल क्षार की परिभाषा दी थी, ठीक है ना। जो परिभाषा आपने ब्राउनस्टन लॉरी की था उसके जस्ट विपरीत है जी। वहां पे क्या था? देखो, बात करते हैं। पहला पॉइंट, इसकी परिभाषा लिखा रहा हूं मैं। अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। नंबर 2, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, ठीक है बेटा? तो आपको दिख रहा होगा कि जस्ट पहले जो मैंने ब्राउनस्टन लॉरी की आपको परिभाषा देखी थी ना, उसके जस्ट विपरीत है ना। वहां पे क्या था? यहाँ पर आधार क्या माना था? प्रोटॉन माना था। लेकिन अम्ल क्या थे? प्रोटॉन दाता थे। यहाँ पर दाता कौन है? क्षार है बेटा, समझो इस चीज को। अच्छा, वहां पर प्रोटॉन ग्राही कौन था? क्षार था। यहाँ पे क्या है बेटा? अम्ल है। इतना आपको समझ में चल रहा है, ठीक है ना। एक परिभाषा ये हो गई, परिभाषा और भी इनकी करीबन 2-3 परिभाषा है, ठीक है ना। अगर ये भी समझ में नहीं आई हो, वैसे तो बहुत ईजी है, ज़्यादा वो नहीं करना है। इसकी एक और परिभाषा दे रहा हूं मैं, नंबर 2, अम्ल ठीक है बेटा। अम्ल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इसी की सेकंड परिभाषा है क्षार इलेक्ट्रॉन
त्यागने वाले होते हैं। ठीक है बेटा, एक और परिभाषा इसकी जो आपको याद रखे वो कर लेना। जिनका अष्टक अपूर्ण होता है नंबर 30 की परिभाषा, जिनका अष्टक पूर्ण होता है क्षार कहलाते हैं। ठीक है बेटा, बहुत इजी परिभाषाएं जो आपको याद है वो आप याद कर लेना। पहले मैं बोल के बता रहा हूँ, ये उसकी विपरीत थी। अम्ल प्रोटॉन जो ग्राही होते हैं, क्षार इलेक्ट्रॉन जो दाता होते हैं। यहीं से मैंने ये वर्ड निकाला है, कौन सा, ये ग्रहण करने वाला। अम्ल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं। दाता अर्थात अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या किसी को त्यागते हैं या किसी को देते हैं। ठीक है ना बेटा। जिनका अष्टक अपूर्ण, ये आपके सामने नया वर्ड आया है, अभी मैं इसको बताऊंगा। पहले यहाँ तक आप इसको उतार लो। उतार लिया आपने सबने? जैसे अम्ल के एग्जाम्पल हैं बेटा, BF3, AlCl3, Mg+2, Na+। ठीक है ना। आप इनको उतारो, BF3, AlCl3, Mg+2 और Na+2, ये अम्ल के एग्जाम्पल हैं। तो जो मैंने आपको, इसको उतार लो पहले। AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसका नाम है ना बेटा। हाँ बेटा, वो प्लस है और जी Mg+2 है। अब समझो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। आप ये समझ सकते हैं, मैं इसको खोलूंगा ना तो ये कुछ इस प्रकार खुल जाएगा। ठीक है बेटा। एक आके मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। मुझे पता है अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है, तभी कर पाएंगे। तो इसमें तो कितने, 6। और मैंने बताया था कि अम्ल भी होते हैं जिनका अष्टक कैसा होता है, अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। तो ये अपूर्ण ही तो है, ये पूर्ण तो नहीं हो रहा है ना। कहाँ? और पूर्ण तब होता कि जब इसके बाह्यतम कोश में 8 आ जाते। जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, CH4। ठीक है बेटा, CH4। मैं CH4 को खोलूंगा तो C ऐसे खुल जाएगी, H ऐसे, H ऐसे और H ऐसे और H ऐसे। इसके ऊपर पूरी, आप जब 12th में जाओगे ना, पूरी केमिस्ट्री बनी हुई है सिर्फ इसके ऊपर, C के ऊपर। देखते चकरा दोगे। ठीक है ना।
अब मैं इसको ऐसे खोलूंगा तो 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए। हम कह सकते हैं कि कार्बन का यहाँ पर अष्टक पूर्ण हो रहा है, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में हमें 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहे ना बेटा। तो यहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन न्यून है, अष्टक अपूर्ण है, तो कह सकते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके अष्टक कैसा होता है, अपूर्ण होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको बेटा? इसको नहीं तानना आपको, सब है ना, इसको तानना है, ठीक है ना। इस प्रकार ये सबका है। अगर मैं बात करूं AlCl3 की तो वही स्ट्रक्चर इसके सामने आएगा। ज़्यादा हुआ है तो लिख लो, है ना। नाम क्या बेटा इसका? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है और इसका है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सिक्स, हाँ बेटा ये माइनस नहीं, इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। हाँ इलेक्ट्रॉन तो माइनस ही होता है, ठीक है ना। देखो आगे चलते हैं। हाँ बेटा समझ में नहीं आ रहा है? याद मैं कराऊंगा, याद मैं कराऊंगा ना, मेरी प्रॉब्लम है। आप तो सिर्फ लिखते चलो, पढ़ते करते चलो। जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो बस एक बार। मात्र आपके पास जितना भी टाइम बचा ना, आप वो मेरे साथ दे दो। गारंटी मेरी है, साइंस में नहीं नंबर दिला दो तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। कितना भी कमज़ोर क्यों ना होगा वो मुझे पता है वो कैसे पास होगा। यहाँ तक क्लियर सबको बेटा? रफ कर दूं? बात करते हैं बेटा क्षार। एक तो हमारा नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ठीक है ना, लॉन पे पाया जाता है। इसको उतार लो बेटा आप। नाइट्रोजन और NH3 अमोनिया। ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, इनको मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखो नाइट्रोजन है, ठीक है ना बेटा। नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5। अभी इलेक्ट्रॉन विन्यास कराएंगे, आपका चैप्टर आएगा तत्वों का निष्कर्षण, 6 चैप्टर है, उसमें बताएंगे, है ना, कैसे करते हैं। तो इसको कैसे खोलते हैं? जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास, मैं यहाँ 5 लगा दूँ, लगा दिए। अब क्या आ रहा है, हाइड्रोजन इससे अभिक्रिया करने आ रहा है, ठीक है बेटा। ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन साथ लेके आ रहा होगा, तभी तो भाई क्या बंध बनाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि चाहे सहसंयोजक बंध होता है, और सहसंयोजक बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? साझा करते हैं, तभी तो बनता है सहसंयोजक बंध। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा,